नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण यादव आप लोग के सामने फिर से प्रदर्शित हो चुका हूं। आज हम लोग ठोस अवस्था चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे चलेंगे। क्लास 12 केमिस्ट्री चल रहा था, जिसमें हम लोग एकक कोशिका के प्रकार पढ़ चुके थे। एकक कोशिका में कितने प्रभावी कण होते हैं उसके बारे में पढ़ चुके। एकक कोशिका के प्रकार में कितने प्रभावी कण होते हैं उसके बारे में पढ़ चुके थे। और हम कल पढ़े थे कि यह जो अभिकण होते हैं एकक कोशिका के, यह अभिकण न तो इस कोष्ठिका में होते हैं, न तो इस भाग में होते हैं, न तो ये सभी भागों में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। यह सभी भागों में क्या होते हैं, अभिकर्ण समविभाजित होते हैं। अगर यही अभिकर्ण जो है अगर कोनों पर होता है, एकक कोष्ठिका के अभिकर्ण कोनों पर होता है तो वह 1/8 भाग में विभाजित होता है। अगर इसके फलक पर होता है तो यह 1/2 भाग में विभाजित होता है। अगर ये एकक कोशिका इसके केंद्र में उपस्थित होता है तो वह पूरे भाग में विभाजित होता है। अगर इसके एकक कोशिका के अभिकर्ण भुजा पर होता है तो वह कितने भाग में विभाजित होता है, 1/4। मैं इस बारे में कल हम लोग पढ़े थे। तो आज हम लोगों को यही पढ़ना है कि यह जो अभिकर्ण है यह एकक कोशिका में पूरी तरह से भरे हैं या उसमें कुछ खाली है या कुछ उसमें जगह है या कोई रिक्त स्थान है, उसके बारे में पढ़ना कि यह अभिकर्ण जो है यह एकक कोशिका को पूरी तरह से इस प्रकार से भरे हैं। जैसे यह एकक कोशिका अभिकर्ण इसी प्रकार से न रहते हैं, इसी प्रकार से होते हैं। यही एकक कोशिका जो है अभिकर्ण इस एकक कोशिका को पूरी तरह से भरे हैं कि खाली किए हैं। चूंकि आपको बता दें यह एकक कोशिका में जो है अभिकर्ण पूरी तरह से भरे नहीं रहते, कुछ इसमें रिक्त स्थान पाया जाता है जो एकक कोशिका की यह वास्तविक संरचना में बनाया हूँ। यह एकक कोशिका की वास्तविक संरचना है, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि एकक कोशिका की वास्तविक संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। क्योंकि आप देखेंगे इसमें जो अभिकर्ण है कोनों पर है जो यह कुछ इस प्रकार से विभाजित है, मतलब बड़ा गोले की तरह होते हैं, बड़े गोले की तरह गोल टाइप होते हैं, बड़े बड़े इस प्रकार से बड़े बड़े गोले अभिकर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से 4 आगे रहेंगे, 4 पीछे रहेंगे, इसके जैसे इस प्रकार से ठीक उसी प्रकार से पीछे भी रहेंगे। यह एकक कोशिका की वास्तविक संरचना है। यह आज एकक कोशिका की वास्तविक संरचना होगी आज, तो अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहले इसको जानते हैं। तो यहाँ पर तुमको देख रहे होंगे एकक कोशिका में जो अभिकर्ण है इनके मध्य भाग में कुछ रिक्त स्थान है। देखिए यह खाली है कि नहीं, यहाँ पर खाली है कि नहीं, यह भरा हुआ भाग है। यह भाग हमारा क्या है, भरा है। जहां जहां मैं डाट रेखा खींच रहा हूं वह भाग हमारा क्या है, भरा हुआ है। और जो भाग आपको दिखाई दे रहा है वह भाग हमारा क्या है, रिक्त स्थान है। तो जितने भाग को घिरा रहता है, मतलब हमारे अभिकर्ण एकक कोशिका के जितने आयतन को, जितने भाग को घेरा रहता है वही क्या कहलाता है, हमारा संकुलन क्षमता। आज इसी टॉपिक को पढ़ना है और यह बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार। तो इसको पढ़ना अनिवार्य है और ध्यान से सुनो कि एकक कोशिका के संकुलन क्षमता क्या होती है। देखो एकक कोशिका में जो अभिकर्ण होते हैं, जितने भाग को या जितने आयतन को घेरे रहते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, संकुलन क्षमता। परिभाषा सुनो, क्रिस्टल जालक में अभिकर्ण, क्रिस्टल जालक की कुल आयतन, जितना पूरे आयतन होते हैं उस आयतन में जितना भाग उससे क्रिस्टल जालक की जितना भाग क्या होता है, घिरा रहते हैं। जितना भाग घिरे होते हैं, यहाँ लिख लेना, मिस्टेक हो गया है, घिरा होता है। जितना भाग घिरा होता है या जितना भाग स्थान घेरता है, ठीक, जितना भाग घिरा होता है यहाँ लिख लेना कि क्रिस्टल जालक में अभिकर्ण क्रिस्टल जालक के कुल आयतन का जितना भाग घिरा होता है या स्थान घेरा होता है उससे उस क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता कहते हैं। इसे अंग्रेजी में पैंकिंग इफिशियंसी कहते हैं, अर्थात इसे शॉर्टकट में पीई से प्रदर्शित करते हैं। तो संकुलन क्षमता की परिभाषा होती है अभिकर्ण का आयतन, जो एक कण है इसका आयतन, अभिकर्ण का आयतन, एक कण का आयतन बटे एकक कोशिका का आयतन, इस पूरे एकक कोशिका जो आयतन होगा उसके बटे गुणे 100, यानी हम परसेंटेज में निकालेंगे। संकुलन क्षमता किस में निकालेंगे, परसेंटेज में, इसलिए 100 से हमको क्या करना होगा, गुणा करना होगा। तो जो अभिकर्ण का आयतन होता है वह आयतन बराबर होता है उसका अभिकर्णों की संख्या, मतलब यही बात है, यही लिखा हुआ है, अभिकर्णों का आयतन बराबर होगा अभिकर्णों की संख्या गुणित एक कण का आयतन। यह पूरे किसके बराबर होगा, अभिकर्ण के, बटे एकक कोशिका का आयतन, एकक कोशिका का आयतन।
अब हम देखते हैं जो हमारे अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण को हम प्रदर्शित करते हैं जेड से। अवयवी कण की संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं किस? जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो यह जेड होगा। एक कण का आयतन, मतलब यह जो कण है यह गोला है, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है ना। तो मतलब एक गोले का, एक कण का आयतन या एक गोले का आयतन, गोला भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। एक कण या गोला का आयतन 4 पाई आर क्यूब बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। यह जो एकक कोष्ठिका की भुजा की लंबाई होगी, यह जो एकक कोष्ठिका की लंबाई होगी भुजा की, मतलब यह क्या है? घन है। तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू होता है ना। तो एकक कोष्ठिका का भुजा की आयतन क्या होगा? भुजा क्यू। भुजा यानी ए क्यू, तो अर्थात क्या हो जाएगा? ए क्यू। तो यानी यह एकक कोष्ठिका का आयतन हो गया ए क्यू। ए क्यू क्या हो जाए? एकक कोष्ठिका का आयतन हो गया। तो यह फार्मूला है इसके लिए कुछ जो आपको याद रखना है। और एक संकुलन क्षमता किसे कहते हैं? एक बार फिर से देख लो। संकुलन क्षमता उससे कहेंगे जो एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण जितने भाग को घेरा रहता है, जितना भाग या जितने आयतन को स्थान घेरता है, उतने भाग को हम क्या कहेंगे? संकुलन क्षमता। तो अब हम यही जो एकक कोष्ठिका के 4 प्रकार है, उन्हीं चारों प्रकार में देखेंगे जो अवयवी कण कितने भाग को घेरा है, कितने भाग को नहीं घेरा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। कितने परसेंटेज अवयवी कण एकक कोष्ठिकाओं के बीसीसी, ईसीसी, एफसीसी में घेरे हैं, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसको नोट कर लो। फिर हम लोग देखते हैं एकक कोष्ठिका की प्रकारों के संकुलन क्षमता को, ठीक है। नोट कर लो, फिर इसके बाद चलते हैं। धन्यवाद। अब हम लोग देखेंगे आधे एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता क्या होती है, मतलब उसमें अवयवी कण कितने परसेंटेज भरे हैं, कितने परसेंटेज खाली हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यह इम्पोर्टेंट ही टॉपिक है संकुलन क्षमता। एग्जाम में हमेशा इसमें से चारों में से कोई एक न एक देता है कि आधे एकक कोष्ठिका की संकुलन क्षमता क्या होगी। तो इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। तो आधे एकक कोष्ठिका क्या होती है? परिभाषा इसका सबसे पहले जरूर जानना आवश्यक है। आधे एकक कोष्ठिका की परिभाषा होती है, समझना बात को, बताओ कोई। आधे एकक कोष्ठिका की परिभाषा क्या होती है? जो अवयवी कण होते हैं वह एकक कोष्ठिका के कोनों पर उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं? कोनों पर उपस्थित होते हैं। उसे क्या कहते हैं? आधे एकक कोष्ठिका। अर्थात संरचना कुछ इस प्रकार से होती है आधे एकक कोष्ठिका की। मतलब यह जो कण है 4 आगे और 4 इसी प्रकार से पीछे रहेंगे, इसी प्रकार से। मतलब यह जो अवयवी कण इस प्रकार से 4 आगे रहेंगे, 4 पीछे रहेंगे, ठीक। अगर हम इसकी एक भुजा लेते हैं, मान लीजिए यह घन की भुजा क्या होगी? ए। भुजा क्या होगी? ए। इसकी मैं भुजा लेता हूँ, इसकी पूरी भुजा क्या होगी? ए। यहाँ पर अवयवी कण होंगे इस गोले पर, गोले टाइप अवयवी कण होंगे। क्या होंगे हमारे? गोले टाइप क्या होंगे? अवयवी कण होंगे, जो गोला टाइप होते हैं। तो यह जो गोले की त्रिज्या, मान लीजिए इस गोले की त्रिज्या क्या है? आर। क्या है? आर। इस गोले की त्रिज्या क्या है? आर। पूरे टोटल गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 2r। अर्थात ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 2r। भाई भुजा के बराबर ही ना 2r होगी, दोनों त्रिज्या को मिलाएंगे गोले की तो 2r होगी कि नहीं? 2r। अब हम लोग जानेंगे संकुलन क्षमता क्या होगा। तो संकुलन क्षमता की परिभाषा सूत्र बताए हैं। पी बराबर क्या है? जेड गुणते 4/3 पाई आर क्यू बटे ए क्यू, यानी भुजा की। यही था। तो यहाँ पर देखो मान हमको पता है, ए का भी मान पता है, मान पता है ए का, तो आराम से निकाल लेंगे। पहली बात, अब हमको ए का मान तो पता है, लेकिन जेड का मान पता है नहीं। तो जेड का मान जो है, यानी अवयवी कणों की संख्या वही संख्या होगी जो प्रभावी कण की होगी। तो यहाँ लिख सकते हो नोट करके, जो अवयवी कणों की संख्या है, किसकी है? कणों की संख्या है, वही किसकी संख्या होगी? प्रभावी कण की। तो बताओ आधे एकक कोष्ठिका में, यानी एससीसी में, शॉर्टकट में एससीसी बोलते हैं, इसमें प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है? 1। तो यानी जेड बराबर हमारा कितना हो जाएगा? जेड बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 1।
तो अब आराम से निकाल सकते हैं, जेड का मान पता चल गया, ए का मान, तो संकुलन क्षमता आराम से निकाल सकते हैं, पीई। तो पीई बराबर होगा, जेड बराबर कितना हो जाएगा, 1 गुणते 4/3 पाई आर क्यू बटे ए बराबर क्या रख सकता हूँ, 2r का होल क्यूब हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, पाई आर क्यूब हो जाएगा बटे 8r³ हो जाएगा, 8r³। इसको कैपिटल या स्मॉल कोई दिक्कत नहीं है। अब इस दोनों को क्या कर दो, काट दोगे तो कटेगा, तो हमारा क्या बचेगा, 4/3 पाई बचेगा ऊपर गुणते 8, ये बचेगा ना, गुणे 100 रहेगा, ठीक है, 100 गुणे 100 ठीक। आप देखिए यहाँ से काट दोगे, 4 2 के 8 हो जाएगा, यहाँ से काटो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, होगा। आप देखो पाई का मान कितना होता है बताओ, 50 गुणते 3.14 होता है, बटे कितना होगा, 3 होगा। अब इसका इसमें गुणा कर दो, ऊपर कर दे रहा हूँ मैं इसका, जब इसका इसमें गुणा करोगे तो 5 चौक को 1 सोना पहले से लिख लो, 5 चौक को 20, 5 1 5 2 7, 5 3 15, ठीक, दशमलव कितने 2 1 2 बटे 3। अब भाग करो, 3 5 15, 3 गुना के 6 बचा 1 पॉइंट, 3 3 9 3 3 9, अर्थात इसी समथिंग आएगा 52.333। तो इसको लिख सकते हैं 52.4%, 1.4% पीई, क्या है हमारा, पीई। तो संकुलन क्षमता कितनी हुई, आधे को एक कोशिका, तो इसमें कितने परसेंटेज अविकर्ण भरे हैं, 52.5%। तो यह भी पूछ सकता है कि आधे एक कोशिका में अविकर्ण कितने परसेंटेज भरे रहते हैं, कितने, 52.4%। सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करने के लिए आराम से इस प्रकार से तुमको पूरा चित्र के साथ आपको डेरिवेशन करना होगा। तो नोट करके लिख सकते हो, नोट करके कि आधे एक कोशिका यानी एससीसी में संकुलन क्षमता यानी अवयवीकरण 52.4% भरे होते हैं, ठीक है। तो यह भी चीजें इंपॉर्टेंट है, नोट वाली भी चीज। कैसे भरे रहते हैं मैं प्रूव करके बताया, एक बार और सुनो। यह हमारी आधे एक कोशिका की संरचना होगी, मतलब यह जो गोले टाइप है कुछ इस प्रकार से, यह भुजा है, यहाँ से यहाँ तक भुजा होगी, हमारी भुजा क्या होगी, घन की भुजा क्या होती है, ये होती है, ये होगी। गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, r, पूरे गोले के यहाँ से पूरे को हो जाएगा 2r, अर्थात ए बराबर क्या हो जाएगा 2r। जेड बराबर प्रभावी कण, जो अविकणों की संख्या वही प्रभावी कण होगी, तो जेड बराबर कितना होगा 1। क्यों, क्योंकि आधे एक कोशिका के लिए मैं बता चुका हूँ प्रभावी कण कितने होते हैं, 1। तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वह जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो कृपया वहाँ से देख कर तब इस चीज़ को समझे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए, ठीक है, जल्दी नोट करो, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। अभी हमको एफसीसी देखना है, बीसीसी देखना है, ईसीसी के लिए भी देखना है संकुलन क्षमता, ठीक है, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग फलक केंद्रीय एकक कोशिका में, यह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, इसकी संरचना ही महत्वपूर्ण रखती है। इसकी वास्तविक संरचना फलक केंद्रीय कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है। जो इस प्रकार से मैं बनाया हूँ, ये जो भाग भरे हैं हमारे, ये हमारे अवयव कण है, और जो ये गोला टाइप है ये हमारे क्या है, अंदर के अवयव कण, फलक के केंद्र के अवयव कण, ठीक है, फलक के केंद्र के अवयव कण। और जितने भी भाग रिक्त दिखाई दे रहे हैं उसी को हमको देखना है कि कितने भाग इसमें रिक्त होते हैं और कितने भाग क्या होते हैं, भरे होते हैं। तो उसमें देखे थे हम लोग आधे एकक कोशिका में कितने परसेंटेज भाग भरे थे, 52.4%। और कितने भाग खाली हैं उसको निकालने के लिए 100 - 52%, 52.4 कर देंगे, जो भी आएगा 0.6 होगा। फिर इसके बाद हो जाएगा यहाँ 7, फिर हो जाएगा यहाँ क्या 4, 47.4
6% हमारे क्या होते हैं, रिक्त होते हैं आधे एकक कोष्ठका में, यानी SCC में कितने भाग रिक्त होते हैं, 47.6। तो यानी 100 में से वही घटा देंगे, वही हमारे रिक्त स्थान मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसकी एकक कोष्ठ फलक केंद्रीय एकक कोष्ठका की परिभाषा क्या होती है, जो हमारी एकक कोष्ठका है, यही हमारी क्या है, एकक कोष्ठका है। इस एकक कोष्ठका के कोनों के अतिरिक्त फलक के केंद्र में भी अविकर्ण उपस्थित होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, हमारे फलक केंद्रीय। एक बार और सुनो, फलक केंद्रीय एक ऐसी एकक कोष्ठका होती है जो कोनों के अतिरिक्त इन फलकों के जो फलक है, एक ये फलक है, एक ये फलक है, एक ये फलक है, एक ये फलक है, एक बाहर और एक अंदर के केंद्र में भी अविकर्ण उपस्थित होते हैं, वह हमारे क्या कहलाते हैं, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका। तो इसी के बारे में देखना है। सबसे पहले मैं एक इस भाग को लेता हूं, मैं इस भाग वाले को, जो कुछ संरचना इस प्रकार से होगी। अगर भैया संरचना अगर चित्र समझ गए तो आराम से तुम डेरिवेशन कर लोगे। तो सबसे बड़ी बात है चित्र को समझना। ये हमारे कण में ये है, ठीक, ए इस प्रकार नामकरण कर देता हूं मैं, ABC, ठीक, ABC। यहाँ पर अविकर्ण होते हैं, क्या होते हैं, अविकर्ण मतलब गोला इस प्रकार से होंगे, गोला होंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या होंगे हमारे, गोला होंगे। ठीक, थोड़ा इस गोले को मैं बड़ा कर देता हूँ। इस प्रकार से क्या होते हैं, गोले होते हैं। इसके केंद्र में ये गोला हो गया, संरचना कुछ इस प्रकार से हो गई। अब इस गोले की त्रिज्या क्या होगी, R। इस गोले की त्रिज्या क्या होगी, R। इस गोले की त्रिज्या केंद्र ये हो गया, यह इधर से R हो जाएगी, इधर से भी क्या हो जाएगी, R। मतलब इधर का भी R होगा और इधर का भी R। भुजा की लंबाई क्या होगी, यहाँ से इसकी लंबाई क्या होगी, AC। ठीक, अगर हमको यहाँ से यहाँ तक पूरी लंबाई चाहिए ना, ये पूरी लंबाई यानी AC, यह कोण 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, याद रखना यह कोण 90 डिग्री। जब 90 डिग्री बन गया तो कौन सा त्रिभुज हमारा, समकोण। तो समकोण त्रिभुज क्या होगा, ABC। तो हमारा AC हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। तो AC हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण, और BC हमारा क्या हो जाएगा, लंब, और AB हमारा क्या हो जाएगा, आधार। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी AC। AB लंबाई क्या होगी, यह होगी, AB ये होगी। तो AC हमको चाहिए, नहीं पता है। BC हमारी कितना, A का स्क्वायर। AB हमारी भी कहता है कितना, A का स्क्वायर। तो AC बराबर कितना आ जाएगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा। अब इस चीज को उधर भेजते हैं वर्ग को, तो AC बराबर हो जाएगा √2A, √2A। अगर हम पूरा देखें यहाँ से पूरा AC बराबर क्या होगा, इस गोले की R प्लस ये दोनों गोले हैं प्लस 2R हो जाएगा। दोनों गोलों की त्रिज्या, एक गोले की दोनों की त्रिज्या 2R हो जाएगी, प्लस इस गोले की त्रिज्या कितना आ जाएगी, R। तो टोटल AC बराबर कितना आ जाएगा, 4R। कितना आ जाएगा, 4R। तो AC बराबर, एक बात यहीं पर तो मैं लिख सकता हूँ क्या, √2A बराबर कितना लिख सकता हूँ, 4R लिख सकता हूँ, कि नहीं। अब हम संकुलन क्षमता निकालेंगे। तो संकुलन क्षमता निकालने के लिए फार्मूला हमको याद होना चाहिए, P इंटू ई बराबर क्या होता है, Z गुट्टे 4/3 पाई R क्यू बटे A स्क्वायर गुट्टे 100। यही हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है, तो हमको Z चाहिए ना, Z मतलब प्रभावी कण। तो FCC के प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4। देखो यहाँ पर लिखा हूँ, FCC के प्रभावी कणों की संख्या कितनी होती है, 4। तो Z बराबर भी पता चल गया कितना होगा हमारा, 4। तो आराम से फार्मूले में मान रख सकते हैं कि नहीं। तो PE बराबर हो जाएगा, कितना, Z बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणते 4/3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, R क्यूब हो जाएगा बटे ए क्यू भुजा क्यू होता है, A क्यू। ठीक, बराबर
यहाँ पर देखो, यहाँ पर निकालना चाहोगे तो ए बराबर क्या निकल जाएगा, इस चीज को मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ इधर, √2a है बराबर 4r है, ठीक। ए बराबर कितना आ जाएगा 4r/√2। अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा ये निकल कर आएगा 2√2r। मैथ वाले बच्चे समझ जाएंगे कैसे हुआ है। अगर नहीं समझ में आया है तो यह लिख सकते हैं 2√2r/√2। इस √2 को लिख सकता हूँ √2 एक रूट से रूट कट जाएगा तो बचेगा क्या, बच जाएगा हमारा 2√2r बच जाएगा, यही मान बचेगा, यही मान है, ठीक। अब देखो तो ए बराबर क्या निकल गया 2√2r का होल क्यूब। अब पी हो जाएगा हमारा 4/3 पाई r क्यूब बटे 2√2 का होल क्यूब अलग कर देते हैं, आर क्यूब का मान अलग कर देते हैं, तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल। अब हम लिख सकते हैं P इंटू ई बराबर 4/3 पाई का मान होता है 3.14, ठीक, बटे 2√2 का होल क्यूब। 2√2 का क्या आ जाएगा होल क्यूब। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा PE बराबर 74%। आप कर लेना, ठीक है, आप इसको नोट कर लेना, इसको सॉल्व भी कर लेना। कितना आएगा हमारा 74% कितना आएगा हमारा 74%। तो फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका में जो अविकर्ण कितने परसेंट स्थान घेरे रहते हैं 74%। अब कितने खाली रहेंगे, अब इसी 74 को मैं खाली के लिए 100 माइनस क्या कर दोगे 74, जो भी निकल कर आएगा वो रिक्त स्थान हो जाएगा, 6 हो जाएगा 2 हो जाएगा, 26% हमारे क्या होंगे रिक्त स्थान होंगे। और कितने भरे होंगे अविकर्णों द्वारा 74%, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है कि फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता कितनी होती है 74%। कितने रिक्त स्थान होते हैं अविकर्णों के 26%। कैसे होता है मैं बताया हूं, तो आप नोट करके यहाँ लिख सकते हैं। नोट में FCC में अविकर्ण 74% स्थान या भरे रहते हैं, स्थान घेरे रहते हैं। कितने परसेंटेज ये हमारे अविकर्ण घेरे रहेंगे 74%। और कितने खाली रहेंगे, कितने ये सब खाली रहेंगे हमारे 26%, ठीक। तो यह नोट करने वाली बात है, इस चीज को ध्यान से समझना। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो रोक कर एक बार 2 बार देख लेना, ठीक है, आपको आराम समझ में आ जाएगा। थोड़ा मैथ है, मैथ वाले बच्चे समझ जाएंगे, बायो वाले थोड़ा दिक्कत होगा, तो कोई बात नहीं। आप लोग यह जो समकोण त्रिभुज का सिद्धांत पढ़े होंगे 9, 10, 11 वन में, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी पर सब है, तो ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, धन्यवाद। अगर यह आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ में जो घंटी है उसको दबाना बिल्कुल न भूलें। तो धन्यवाद। और इसी प्रकार से आपको मक्खन की तरह वीडियो मिलते रहेंगे। जो आगे बचे हैं BCC और ECC, यह दोनों हम ECC और FCC पढ़ लिए, BCC और ECC पढ़ना है। कोशिश करना अपने से करें, नहीं समझ में आएगा तो मैं इसको करूँगा। सेम बातें वही है, बस यही थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है कहाँ से यह होगा, ठीक है। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में, इम्पोर्टेंट है भैया बोर्ड के लिए। बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।